मैं श्रेयम सिंह आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेजिलेंस पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था, लर्न हिस्ट्री एज नेवर बिफोर। आज से पहले इस तरीके से कभी ना पढ़ा हो ऐसा हिस्ट्री हम पढ़ेंगे उस फॉर्म में। आप में से बहुत सारे अधिकांश लोगों को हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता होगा, पल्ले ना पड़ने वाला सब्जेक्ट। स्कूल में नींद आती होगी ऐसे सब्जेक्ट्स में, कहीं भी हिस्ट्री नाम सुनते ही एकदम आलस आ जाता है। लेकिन हम एक यूनिक तरीके में पढ़ेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आप सभी लोगों में इस चीज़ को लेकर के। और इवन आप फैक्चुअल बातों को हमने रटेंगे, आप खुद ही समझोगे कि ये कैसे है, आप खुद ही लॉ ऑफ कनेक्टिविटी गेन करोगे। सो मेरे साथ आप बने रहिए। आपको मुझे पूरा यकीन है कि आपको हमारा ये प्रयास बहुत अच्छा लगेगा जो हमने तरीका लाया है। ये तरीका आपने ना के बराबर कहीं देखा होगा। तो आज जो मेरी क्लास रहेगी पहली, जो हमारी 18th सेंचुरी इंडिया की है, जो 18th सेंचुरी इंडिया है हमारा, हम इस पर 2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं 18th सेंचुरी पे। आज मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा 18th सेंचुरी इंडिया का कि 18th सेंचुरी में 18वीं शताब्दी में हमारा भारत कैसा था, उसकी कंप्लीट एनालिसिस करूंगा मैं। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट मिलेगा हमें। और आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट resilience.edu.unaux.com/home पे भी विजिट कर सकते हैं। ये हमारा URL यहाँ पे दिया है, ठीक है। और मैं श्रेयम सिंह आपके साथ इस सेशन को शुरू करता हूँ। चलिए, कंप्लीट एनालिसिस है तो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक हम जो देखेंगे कि 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी है, ये 18th सेंचुरी में व्हाट वाज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल। 18th सेंचुरी के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी। मतलब 18th सेंचुरी मतलब आप समझ पा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक का समय टाइम पीरियड हुआ। ये आप समझ लीजिए 1750 से लेकर के 1850, इसको बोलेंगे हम 18th सेंचुरी। ये हुई 18th सेंचुरी, ठीक है। ये टाइम पीरियड को हम बोल रहे हैं। तो इस समय लोगों का सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, हम इसको सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक यूनिक फॉर्मेट में, जिसको बोल देंगे इट्स माय स्टाइल। समझ रहे हैं सर आप लोग। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं कुछ क्विक पॉइंट्स बताना चाहूंगा आपको। जैसे कि मैंने 1700 की बात की, मतलब 1751 की चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। मेजर घटना क्या हुआ था, अब एग्जैक्ट 1751 में याद नहीं बताया, ऐसे तो 1858 में जाकर के मुगल एम्पायर का डिक्लेरेशन हुआ था ऑन पेपर, बट एक्चुअल में 1750 से ही मुगल एम्पायर जो है कमजोर हो गई थी और ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। तो डिक्लेरेशन हो गया था स्टार्ट। और फिर क्या हुआ था, रीजनल पावर जो है वो राइज हुए थे, रीजनल पावर राइज हुए थे। ये देखिए, एक यहाँ कंसेप्ट बताना चाहूंगा आप सबको कि जब भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लाइन होगी, तो जो भी रीजनल अथॉरिटी रहेगी वो राइज करेगी ही करेगी। ये बात फैक्ट है। और आप हर चाहे एशियंट में जाइए, चाहे मेडिवल में जाइए, किसी भी किंग के रिम में जाइए, उसके शासनकाल में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। गुप्ता साम्राज्य का डिक्लेरेशन होता है तो हर्षवर्धन का साम्राज्य का परामर्श होता है, ऐसा होता है। और ये चीज सेंट्रल अथॉरिटी का डिक्लेरेशन जो है, ये जो फॉरेन इन्वेटर्स को है, इनको ये अट्रैक्ट भी करते हैं अपने तरफ, कि फॉरेन इन्वेटर्स को ये मौका लगता है कि हथौड़ा गर्म है, हथौड़ा लोहा मार दो। तो अभी तक हम ये सब देख चुके थे। अब जैसे कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, इंग्लिश कॉन्क्वेस्ट होने को था, और ये अन्य चीजें हो रही थी, रीजनल स्टेट डेवलप हो रहे थे, लेकिन इन सबके बैकग्राउंड में हमारे देश की आम जनता का क्या, आम जनता जो हमारे देश की थी उनका क्या, इनका क्या था सोशल स्टेटस, क्या था इनका इकोनॉमिक कंडीशन, इनके बारे में भी तो जानना जरूरी है ना, कि उनका क्या था। राजा महाराजा ये जो कर रहे हैं, ये गिने चुने लोग कर रहे हैं, लेकिन जो देश की हमारी आम आवाम है, आम जनता है, ये क्या थे, किस सिचुएशन में थे। तो हम इसी को देखेंगे मेनली।
चलिए अब मेरे तरीके से पढ़ते हैं। अभी इसको मत देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है नहीं लिखा है। 1 मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा। रेड ले लेते हैं। ओके, चलिए चलिए, इकोनॉमी, ये सोसाइटी, ये पॉलिटी और ये कल्चर। अब समझिए मैं इसको कैसे बांटूंगा पता है? ये देखिए, एक ह्यूमन बॉडी है, एक समझिए ह्यूमन बॉडी है। इसमें अगर मैं सोल कहूं, आत्मा का दर्जा दूं, तो मैं आत्मा का दर्जा इकोनॉमी को दूंगा। इसमें अगर मैं माइंड का दर्जा दूं तो माइंड बोलूंगा मैं पॉलिटी, माइंड हो गई आपकी। इसमें मैं हार्ट बोलूं, दिल, तो दिल हो गया आपका कल्चर। और मैं इसमें अगर बॉडी बोलूं, ये जो शरीर है, शरीर बोलूं तो ये हो गया सोसाइटी। आप ये 4 पॉइंट याद रखिए। ये 4 पॉइंट आपको बोल बहुत क्रूशियल साबित होंगे। अभी जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा आपको लगेगा कि कितने क्रूशियल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। ये सोल, माइंड एंड हार्ट एंड बॉडी, ये 4 पॉइंट याद रखिए। देखिए, इकोनॉमी को हमने सोल कहा है, सोसाइटी को बॉडी कहा है, कल्चर को हार्ट कहा है, पॉलिटी को माइंड कहा है। देखिए, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। नाउ आई विल टीच यू द लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, हाउ यू कैन कनेक्ट द थिंग्स इन अ वन प्लेस। आप ये 4 चीज अभी याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए उस समय की हम सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या था। देखिए, पहला ही पॉइंट मान लो, एनार्की इन ऑल फ्रंट्स। मतलब जो भी रीजनल पावर्स थे ये आपस में ही लड़ रहे थे, एक दूसरे से झगड़ रहे थे। इसके कारण इकोनॉमी में भी डाउनफॉल हो रहा था, तो एनार्की था। लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट, सेम बात, वही आपस में लड़ झगड़ रहे थे, मतलब आपसी ही में ही ये सब किए जा रहे थे। और डिफरेंस इन ओपिनियन तो बेशक रहेगा। जब सारे रीजनल पावर्स अलग हैं, खुद अलग इंडिपेंडेंट हो जा रहे हैं, तो उनके जो ओपिनियन भी डिफरेंट होंगे। किनको लेकर? ट्रेड और कॉमर्स को लेकर। जो भी विदेशी व्यापार या फिर घरेलू व्यापार होते हैं उनको लेकर सभी की सोच अलग हुआ करती थी, ये हुआ करते थे। अगर मैं इकोनॉमी को बोलूं, इकोनॉमी तो ये थोड़ी कमजोर थी इस वक्त की हमारी। लेकिन आपको अभी बताता हूं लेकिन क्या, एग्रीकल्चर। अब इधर एक पॉइंट देखिए, इधर के पॉइंट्स आप गौर से देखिएगा। क्या है? एग्रीकल्चर वाज स्ट्रेंथेंड एंड बैकवर्ड। जो एग्रीकल्चर था इसको हमारे ये राजकोष या कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रहा था, पूरी बैकवर्ड चली गई थी, कुछ नहीं हो पा रहा था। कोई भी राजकोष से कुछ 1 रुपया नहीं मिल रहा था एग्रीकल्चर, और कोई भी राजा एग्रीकल्चर को ध्यान ही नहीं रहा था इस समय। 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। न तो जाके मिक्स कराइएगा मिडिल इंडिया में या एशियंट इंडिया में कि चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक सम्राट नहीं दे रहे थे ध्यान। ये बात को ध्यान रखिए, हम कहाँ की बात कर रहे हैं। 18th सेंचुरी 1750 से 1858, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी इसी के अंदर आ जाता है। सो एग्रीकल्चर स्ट्रेंथेंड एंड बैकवर्ड था, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा था। लेकिन जो पीजेंट्स थे, मतलब जो भी फार्मर्स थे जो काम कर रहे थे, वो मिरेकल कर रहे थे। मतलब मिरेकल कैसे कर रहे थे? मिरेकल मतलब करिश्मा कर रहे थे। नाउ हाउ दे आर मेकिंग मिरेकल? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाई था उस समय भी, हमारे प्रोडक्शन में कोई गिरावट नहीं, तो इसको हम मिरेकल ही बोलेंगे ना। कि ना बिना किसी सपोर्ट के, सरकारी बिना किसी के आप अच्छी प्रोडक्शन ला रहे हो, तो ये एक मिरेकल है, इट्स अ मिरेकल। जो विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, जो मतलब उनको बाहरी हेल्प की जरूरत नहीं थी, खुद ही सेल्फ सफिशिएंट थे। और एक्सटेंसिव ट्रेड इज गोइंग ऑन, ट्रेड जो है भरपूर हो रहा था, विदेशी व्यापार, घरेलू व्यापार भरपूर, और मैन्युफैक्चरिंग भी एक्सटेंसिव। इंडिया वाज द मैन्युफैक्चरिंग हब, यू कैन बिलीव। आज जो है हम चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बोलते हैं, बट दैट टाइम इंडिया वाज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन सी दिस बिग पॉइंट, इंडिया वाज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड दैट टाइम। सो ये मिरेकल हो रहे थे ना। देखिए यहाँ, ये देखिए, ये सारे पॉइंट हैं, लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, एनार्की है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव थिंग्स हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, लिसन टू अ स्टोरी। समझिए, कोई लड़की है, 9 घंटे बार में रहती है, सिगरेट पीती है, ड्रिंक करती है, तो एकदम से अय्याश लड़की है। नो कल्चर, कोई कल्चर नहीं, कुछ नहीं, बदतमीज लड़की है। लेकिन फिर भी
हर लड़के की तमन्ना है उससे शादी करने की। इन सब चीजों के बाद भी हर लड़के की तमन्ना है उससे शादी करने की। अब क्यों? इतनी सारी बैड क्वालिटीज के बाद भी हर लड़के की तमन्ना है कि मैं इसी से शादी करूं। क्यों अपने लिए ऐसी बीवी लेना चाहेगा जो 9 घंटे बार में ही बिताएगी, ड्रंक करेगी, सिगरेट पिएगी, ऐसे ही, मतलब क्यों? अय्याश लड़की रहेगी तो कोई क्यों क्यों चाहेगा उससे शादी करना? लेकिन हर लड़के की तमन्ना है उसी से शादी करना। तो अभी इसका जवाब अब भी आपको मिलेगा। अभी इस कंसेप्ट को आप समझिए ना, इस कंसेप्ट से लिंक करके, आई एम टेलिंग यू द लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, यू विल कनेक्ट द थिंग्स लाइक नाउ। सी, ये समझ में आ गया आपको पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो रहे थे? अब नेक्स्ट देखिए, अब यहां आपको पता चल जाएगा ये जो चीजें हो रही थी अभी, जो आपको बोला, जो 4 पॉजिटिव पॉइंट्स हो रहे थे कि पीजेंट्स जो थे मिरेकल कर रहे थे, सब कर रहे थे, और जो इकोनॉमी में था डाउनफॉल हो रहा था, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? फाइनली रिजल्टेड इन, यू गाइज डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, आपको जो भी मैं नोट्स दिखा रहा हूं इनके पीडीएफ मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप बस रनिंग नोट्स बना सकते हैं, या रनिंग नोट्स भी बनाने की आपको जरूरत नहीं, आप बस देखिए, सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आपको ये मिल जाएगा, तो समझने की कोशिश कीजिए। तो रिजल्ट क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज इन फेवर ऑफ इंडिया। जो भी पैसा आता था ना, जैसे कि अब बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया के फेवर में कैसे देखिए, आप 2 शब्द देखिए, 2 शब्द बहुत सुनते होंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब होता है देश से बाहर सामान बेचना, और इंपोर्ट मतलब होता है विदेशी सामान को खरीदना। तो उस समय एक्सपोर्ट ज्यादा था और इंपोर्ट कम था। तो इससे होता यह है, जहां अगर आपका एक्सपोर्ट मतलब जिसके तरफ झुकाव ज्यादा है, पेमेंट का बैलेंस भी उसी के तरफ ज्यादा रहेगा। अगर सपोज इंपोर्ट हमारा ज्यादा रहता तो हमारे फेवर में नहीं रहता बैलेंस ऑफ पेमेंट, पर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था, मतलब हमारे सामानों की डिमांड ज्यादा थी बाहर, और हमारा सामान बाहर ज्यादा बिकता था, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता था। तो इसलिए जो भी बैलेंस आता था पेमेंट का, वो हमारे फेवर में ही होता था, इंडिया के फेवर में। पहला बात। सेकंड थिंग क्या हुआ? एमरजेंस ऑफ न्यू सिटीज, बहुत सारे न्यू सिटीज एमर्ज हुए। मेजर एग्जांपल इज लखनऊ। इसके पहले लखनऊ था ही नहीं, इसके पहले लखनऊ अस्तित्व में नहीं था। लखनऊ नया सिटी बनाया गया, इस समय बना एक नया सिटी लखनऊ, छोटा सा गांव हुआ करता था, उसको सिटी का रूप दिया गया। और ये देखिए, जो मैंने बात आपको पिछले स्लाइड पर भी कही थी, इंडिया वाज द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था इंडिया। वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कौन था? इंडिया था। ये 3 पॉइंट देख रहे हैं, रिजल्ट क्या हुआ तीनों का, समझ में आ रहा है? फाइनल वो सरकारी सहायता नहीं मिल रही थी, लैंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, सब अपना रीजनल पावर्स को गेन करने में लगे थे। कोई सेंट्रल अथॉरिटी को हटाने में लगा था, कोई और बंदा सेंट्रल अथॉरिटी को कैप्चर करने में लगा था, जैसे ब्रिटिश। लेकिन उन सब के बैकग्राउंड में हमारे जो पीजेंट्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, वो मिरेकल करके दिखा रहे थे। हमारे जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोडक्शन हब्स है, वो भी मिरेकल करके दिखा रहे थे। और उस मिरेकल का नतीजा ये कि ये 3 पॉइंट जो हैं हमारे इंडिया के फेवर में हो रहे थे। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, अब उन सब के बाद हुआ, इन सब चीजों के कारण इंडिया वाज द सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए, इंडिया वाज द सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इस पॉइंट को बहुत ही हाईलाइट कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर का सिंक मतलब गोल्ड एंड सिल्वर सिंक मतलब समझ रहे, वो बेसिन होता है ना, वॉश बेसिन, उसका एकदम गोल्ड एंड सिल्वर का था भारत। इधर इतना आपको एग्जाम्पल बताओ, जब मुगल कोर्ट में या किसी भी राजा के कोर्ट में, किसी भी राजा के कोर्ट में ये अंग्रेज के जो ऑफिसर हैं ये जाते थे, तो इनको जो गिफ्ट के फॉर्म में मिलता था, जो भी क्वाइंस होते थे सोने के या फिर अदर ऑर्नामेंट्स होते थे, वो इनके आजीवन कमाई से भी ज्यादा होता था। वो इनके आजीवन या कुल संपत्ति से भी कई गुना ज्यादा। उनकी आंखें फटी की फटी, जितना हम लोग आजीवन नहीं कमाते, ये लोग तो गिफ्ट में देते हैं, इतना है इनके पास। तो वही होता था। और इसका मेन रीजन क्या था पता है? इंडिया वाज द सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। 18वीं शताब्दी में भी इंडिया जो है गोल्ड और सिल्वर का सिंक था। इसका मेन रीजन था अट्रैक्शन ऑफ ट्रेडिंग फॉरेन कंपनी। ये जो है ना गोल्ड और सिल्वर, यही गोल्ड और सिल्वर का सिंक देख करके जो भी फॉरेन कंपनी, EIC बोल लो, पोर्टुगीज बोल लो, फ्रेंच बोल लो, कुछ भी बोल लो, डेनिश बोल लो,
ये लोग जो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, यही था मेन रीजन। द मेन रीजन इज द गोल्ड एंड सिल्वर का सिंक। और ये गोल्ड एंड सिल्वर का सिंक कैसे हुआ, ये मैंने आपको भी बताया। इंडिया के लोगों में कॉन्फिडेंस था, डेडिकेशन था अपने काम के प्रति, वो खुद खुद बढ़ चढ़ कर अपने काम को ईमानदारी से करते थे, तो फुल रिजल्ट मिलता था। तो ये एक कारण था। और आप इसका एविडेंस अगर देखें, आप इसको एविडेंस करके लिख सकते हैं। एविडेंस, ये जो मैंने लिखा है, पीटर द ग्रेट ऑफ रशिया सेड वन हु विल कंट्रोल द ट्रेड इन इंडिया विल द बॉस ऑफ यूरोप। ये एविडेंस है कि इसी कारण से ये लोग इंडिया आए थे, क्योंकि पीटर द ग्रेट जो रशिया के थे, उन्होंने कहा था जो बंदा इंडिया के ट्रेड को कंट्रोल करेगा, मतलब इंडिया के साथ व्यापार को कंट्रोल करेगा, वो यूरोप का बॉस बन जाएगा। यूरोप देखिए, आपको बता दो कॉन्टिनेंट है, कोई देश नहीं है। उस कॉन्टिनेंट के अंदर 10-12 देश आते हैं। तो उसी कॉन्टिनेंट के अंदर ये फ्रेंच भी आते हैं, इंग्लिश भी आते हैं, डेन्स भी आते हैं, पोर्टुगीज भी आते हैं। सबसे पहले पोर्टुगीज भारत आए थे, फिर इंग्लिश आए, फिर ये आए। ये हमारा कंसेप्ट है, हम आगे आने वाले लेसन में देखेंगे कैसे कैसे हुआ। लेकिन इनका अट्रैक्शन का कारण ये बना गोल्ड एंड सिल्वर सिंक। और पीटर द ग्रेट के कहने के अनुसार वही हुआ। इंडिया के ट्रेड को कंट्रोल किया ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश पीपल्स ने, ब्रिटेन ने। और आगे जाकर के यूरोप का बॉस इंग्लैंड ही बना। आज के डेट में भी अगर यूरोप में बोलेंगे सबसे पावरफुल कंट्री कोई है तो वो है इंग्लैंड, द ब्रिटेन। तो ये बात पीटर द ग्रेट की सच साबित हुई कि जो इंडिया के साथ व्यापार को कंट्रोल करेगा वो यूरोप का बॉस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको अभी क्या बोला था कि एक लड़की है, अय्याश है, पूरी 9 घंटा बार में बिताती है, सिगरेट पीती है, ड्रंक करती है पूरे दिन, सब कुछ ऐसे बैड हैबिट्स हैं पूरे, लेकिन फिर भी हर लड़की की तमन्ना है उससे शादी करना, क्योंकि वो गोल्ड एंड सिल्वर की सिंक है। क्योंकि वो गोल्ड एंड सिल्वर की सिंक है, मतलब उसके पास पैसा बहुत है, वो करोड़पति है, दोनों जेब में पैसे लेके चलती है। 2000 का नोट गिर जाए तो उठाती नहीं है। इसीलिए समझ पा रहे हैं? नाउ कनेक्ट, कंसोलिडेट। अब देखिए व्यवहारिकता में कनेक्ट करके देखिए, समझ, कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट आपका क्लियर अभी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि इतना व्यवहारिकता में आपको बताया गया है कि क्यों अट्रैक्शन का पॉइंट बना हमारा इंडिया और हमारी इंडिया की इकोनॉमी। समझ पा रहे हैं? इंडिया भी ऐसा ही था, बटा हुआ, डिवाइडेड, नो सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, नो सेंट्रल अथॉरिटी, लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट ही, जंग लड़ रहे हैं आपस में। लेकिन इतनी सब कमियों के बावजूद विदेशी कंपनियां हमारे देश में आना चाहती थी, हमारे साथ ट्रेड करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी? क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर के सिंक थे हम। ये लड़की अय्याश है लेकिन फिर भी उसके साथ शादी करना है, क्यों? क्योंकि वो गोल्ड एंड सिल्वर की सिंक है, उसके पास सोना और चांदी भरपूर है, पैसा उसके पास भरपूर है, इसलिए। ओके, मुझे लगता है इतना पॉइंट आपको काफी है, हो गया होगा। तो हमने इकोनॉमी कवर कर लिया। अब हम देखेंगे वेरी क्रूशियल पॉइंट, एजुकेशन। हम एजुकेशन को देखेंगे। अब हम एजुकेशन को देखेंगे कि 18th सेंचुरी में एजुकेशन की क्या स्थिति थी। 18th सेंचुरी में देखिए, एजुकेशन जो है किसी भी देश की बैकबोन होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मेरे लिए कुछ और है, मैं भी आपको बताता हूं क्या है। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहली बात, जितने फैक्टर मैंने आपको बताए थे उन सभी में ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये कनेक्टिंग फैक्टर है उन सब के साथ। पॉलिटी, माइंड, जो भी है, सोसाइटी, कल्चर, इन सब में कनेक्टिव फैक्टर है। मैं जो नाम दूंगा एजुकेशन को मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बॉडी दिया था, मैंने मैंने हार्ट दिया था, मैंने सोल दिया था, मैंने माइंड दिया था, तो मैं जो एजुकेशन को नाम दूंगा, मैंने उस समय तो मैंने 4 में एजुकेशन आपको नहीं बताए थे। ठीक है ना, यहाँ आप देख सकते हैं, ये 4 में मैंने आपको एजुकेशन नहीं बताया, मैंने आपको इकोनॉमी बताया, पॉलिटी बताया, कल्चर बताया, सोसाइटी बताया। अभी हमने इकोनॉमी डिस्कस की, हम ये 3 भी डिस्कस करेंगे। पॉलिटी तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया, हम इनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, मैंने यहाँ एजुकेशन नहीं बताया, तो ये देखिए एजुकेशन अब बता रहा हूँ आपको। एजुकेशन को मैं बोलूंगा लाइफ ब्रेथ, जिंदगी की सांसें, हमारी जीने वाली सांस,
सांस बोल देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है या नहीं। आप सांस रोक दीजिए, आपके थॉट्स रुक जाएंगे, माइंड नहीं काम करेगा। जब भी आपको अजीब उजुल फुजुल ख्याल आए ना, आप ट्राई कीजिएगा, बायोलॉजिकल है, प्रूफ है। आप 10 सेकंड के लिए सांस रोकिए, वो उजुल फिजुल ख्याल जो आ रहा था निकल जाएगा दिमाग से, कोई थॉट नहीं आएगा दिमाग में। सेम फिर अगर ज्यादा देर तक रोक लिए तो लंग्स काम करना बंद कर देगा, दिल काम करना बंद कर देगा, डेथ, सोल डिपार्ट, खेल खत्म, बॉडी यूजलेस। है या नहीं? लाइफ ब्रेथ इंपॉर्टेंट है या नहीं? सांस रोक दो तो कुछ चलेगा इनमें से? कुछ नहीं चलेगा। एज तो एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको क्यों इंपॉर्टेंट है अगर आपको याद रखना ना, तो आप याद रखो कि ये लाइफ ब्रेथ है, जिंदगी की सांसें हैं, तो जिंदगी की सांसें तो जरूरी है ना। और देखिए मैं एजुकेशन को अगर मैं बांटू तो इसके दो पिलर होते हैं, ये जनरल बोल रहा हूं मैं, इसके दो पिलर होते हैं, एक पर्सनैलिटी और एक नॉलेज। एजुकेशन आपको नॉलेज देती है और एजुकेशन आपको आपका पर्सनैलिटी भी डेवलप करती है। तो पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए भी एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है, और नॉलेज के लिए तो चाहिए ही चाहिए एजुकेशन। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए एजुकेशन के। और ये कनेक्टिंग फैक्टर, मैंने बोला ना, कनेक्टिंग फैक्टर बिटवीन इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर एंड सोसाइटी। वही अगर आप सांस रोकोगे तो ये सब कुछ भी रुक जाएगा, इन सब का कोई अर्थ नहीं है अगर आप सांस रोक दोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी का एजुकेशन सिस्टम कैसा था इंडिया में। अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूं तो एजुकेशन सिस्टम को नॉट नेग्लेक्ट, मतलब नेग्लेक्ट नहीं किया गया था। नेग्लेक्ट मतलब ऐसे अनदेखा भी नहीं किया गया कि छोड़ दिया, अनदेखा कर दिया, लेकिन होली डिफेक्टिव था, कुछ कमियां थी, कुछ क्या बहुत ज्यादा कमियां थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अनदेखा नहीं किया गया लेकिन बहुत सारी कमियां थी। तो हम दो भाग में इसको बांट देते हैं। पहले देखते हैं, पहला मैं आपको मतलब आपको कोई बात मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं, हर चीज का मैं प्रूफ दूंगा यहाँ पे। तो पहली प्रूफ कि नेग्लेक्ट नहीं हुआ था, क्यों, कैसे नहीं नेग्लेक्ट हुआ था, क्या कारण है कि हमको क्या सबूत मिलता है कि उस समय हमने एजुकेशन पे ध्यान दिया था, नेग्लेक्ट नहीं किया था। तो पहला सबूत यही मिलता है कि सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन हमको मिलेंगे, नए नए सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन बिल्ड हो रहे थे। समझ पा रहे हैं? न्यू सेंटर्स ऑफ द हायर एजुकेशन वेर बिल्डिंग ऑन थ्रू आउट द नेशंस, बन रहे थे उस समय। एलिमेंट्री एजुकेशन वाज वाइड स्प्रेड, एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रचार हो रहा था कि नर्सरी मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल भेजा जाए, इसका बहुत सारा प्रचार हो रहा था। और सबसे बड़ा पॉइंट, टीचर्स हैव हाई स्टेटस इन सोसाइटी, सोसाइटी में टीचर्स को एक बहुत हाई स्टेटस था। यहां मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, गुरु जो है, गुरु और टीचर में फर्क क्या है, गुरु और टीचर में फर्क क्या है। गुरु आपका पर्सनैलिटी प्लस नॉलेज प्लस एक अच्छा आदमी बनाता है, और टीचर आपको नॉलेज देता है। आपको मैंने क्या बोला, 2 पिलर बोला, 2 पिलर, पर्सनैलिटी एंड नॉलेज। तो गुरु आपको पर्सनैलिटी डेवलप करता है और नॉलेज तो देता ही देता है, और टीचर जो है खाली नॉलेज देता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप गुरु बनना चाहते हैं कि टीचर बनना चाहते हैं। बट इन दिस टाइम बोथ रोल दोनों रोल प्ले हो रहे थे। तो आप बोलिए कैसे नहीं कह सकते हैं कि ये अपना नहीं था, हम नेग्लेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये 3 चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हो रही हैं अच्छी, तो किसी कीमत पे हम इसको नेग्लेक्ट कर ही ना रहे थे। इट वाज नॉट नेग्लेक्टेड एट ऑल, दोनों रोल निभा रहे थे, टीचर गुरु का भी, नॉलेज भी दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। समझ रहे हैं? नेग्लेक्ट नहीं करने का आपको प्रूफ दिख गया यहाँ पे। अब ये होल डिफेक्टिव थी, इसका कारण भैया होल डिफेक्टिव कैसे थी? पहला, वही ओल्ड ट्रेडिशनल एजुकेशन को इंडिया फॉलो कर रहा था। देखिए हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, मतलब 1750 या 1800 में, मतलब यहाँ पे ना बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रखी थी। साइंटिफिक डिस्कवरीज न्यूटन ने सब कुछ कर रखा। न्यूटन तो बहुत पहले हो गया इनके, मतलब बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरी थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहे थे, लेकिन हम वही ट्रेडिशनल एजुकेशन को लेकर के बढ़ रहे थे। कोई न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू साइंटिफिक एजुकेशन अपने चिल्ड्रंस को दे ही नहीं रहे थे। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, नेग्लेक्टिंग वेस्टर्न डेवलपमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वही सेम बात मैंने जब बोला, जो वेस्टर्न पश्चिमी देशों में जो डेवलपमेंट, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अच्छे खासे डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनको हमने नेग्लेक्शन किया, हमने उनको देखा ही नहीं, उनसे कुछ सीखा ही नहीं। वही। और मेजर पॉइंट, इसको तो मैं मेजर पॉइंट कहूंगा भैया, मेजर पॉइंट, गर्ल्स वेल सेल्डम गिवन एजुकेशन। गर्ल्स को
बहुत रेयर होता था कि गर्ल्स को एजुकेशन मिलता था, बहुत रेयरली बोल रहा हूँ, गर्ल्स को एजुकेशन मिलता था। तो ये तो मेजर पॉइंट हुआ, आप हमारे सोसाइटी के आधे तबके को वो नेग्लेक्ट कर रहे हो सीधा। गर्ल्स जो है आधी सोसाइटी भी उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, उसको एजुकेशन दे ही नहीं रहे हो, तो डिफेक्टिव तो था ही भैया। तो बेशक है डिफेक्टिव होना बनता है उसका। So education was not neglected but whole defective. Remember this point. Okay. चलिए इस तीन पॉइंट को हमने देख लिया। चार मैंने बताया था, इकोनॉमी हमने देख लिया, एजुकेशन हमने देख लिया, पॉलिटी हम पहले ही देख चुके हैं कि पॉलिटी में वही है, सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लाइन हुआ और रीजनल अथॉरिटी का राइज हुआ। ठीक है, अब हमारे को क्या देखना है, सोशल एंड कल्चर, मतलब सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, सोसाइटी को मैंने क्या बोला था, कल्चर को मैंने क्या बोला था, रिमाइंड कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटी पे। अब देखिए यहाँ एक कंसेप्चुअल चीज में आपको एक ये 18वीं शताब्दी पे नहीं, मैं एक सिंपल वे में आपको बताना चाहता हूँ। ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखी है बात, ठीक है, किसी दुनिया की किसी किताब में ये बात नहीं लिखी है, हिस्ट्री के अदर किताब में जाओगे फिलोसॉफी में तो वहां दिख जाएगी, हिस्ट्री के किसी किताब में ये बात नहीं लिखी होगी। मैं इसको थोड़ी देर के लिए 3 ज्वेल्स कह सकता हूँ। हमारे सोसाइटी के 3 ज्वेल्स, हमारे सोसाइटी के 3 रत्न हम किसे कह सकते हैं? पहला लिबर्टी, सेकेंड फ्रेटर्निटी एंड थर्ड इक्वलिटी। These 3 things are the 3 jewels of our society. Liberty, fraternity and equality. एक अपना लिबर्टी होना चाहिए, एक फ्रेटर्निटी होना चाहिए और इक्वलिटी होना चाहिए। इसको हम 3 ज्वेल्स कहेंगे हमारे सोसाइटी के। और ये 3 ज्वेल्स हमको क्या देते हैं? अगर ये हमारी सोसाइटी में ये 3 ज्वेल्स है तो हमको क्या देंगे? पहला एंथुसियाज्म, सेकेंड कॉन्फिडेंस, थर्ड टेम्परामेंट। अब समझिए, आपके घर में नौकर आता है, काम करता है, आपका झाड़ू पोछा का काम करता है। सपोज उसकी सैलरी बननी चाहिए 10,000 रुपये, आप उसको दे रहे हो 5,000 रुपये। ठीक है, उसकी बननी चाहिए 10,000 रुपये लेकिन आप दे रहे हो 5,000 रुपये, तो वो बंदा काम भी तो उसी ढंग का करेगा भैया। एंथुसियाज्म के साथ काम करेगा क्या? वो अपने जोश के साथ काम करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन वही अगर आप 10,000 उसको दोगे तो वो दिल लगा के काम करेगा। सपोज आपने 15,000 दे दिया, 10,000 का मतलब 15,000 दे दिया, वो तो और जोश में आ जाएगा और एकदम चमका डालेगा शीशे की तरह आपके फर्श को। तो है ना, व्यवहारिकता में लीजिए इसको। तो वही बात है। एक और एग्जांपल, हमारी लाइव एग्जांपल बोलता हूं, 18th सेंचुरी के सिचुएशन क्या था। जो सैनिक थे उनको कभी क्रेडिट नहीं दिया गया किसी भी युद्ध में, युद्ध जीतने का राजा को मिलता था क्रेडिट। ये जो सैनिक है ये उतने एंथुसियाज्म के साथ युद्ध लड़ेगा, उतने कॉन्फिडेंस के साथ युद्ध लड़ेगा, उतने टेम्परामेंट के साथ युद्ध लड़ेगा क्या? इसको पता है भाई मेरे को तो कुछ मिलना नहीं है, मर जाऊंगा, वीरगति का कोई टाइटल भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? आज के डेट में हमारी जो सेना है, आर्मी, हम उसे रेस्पेक्ट देते हैं और उनके अगर कुछ ऐसा होता है, वो वीरगति को प्राप्त होते हैं तो राहत भी दी जाती है और उनको सम्मान मिलता है। सबसे बड़ी बात, सम्मान दिया जाता है और तिरंगा में लपेटा जाता है, मतलब सब कुछ मिलता है। तो वो उनके अंदर टेम्परामेंट होता है, एंथुसियाज्म होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई हम करेंगे। लेकिन भैया उस समय के कुछ नहीं होता था, तो ये उतने एंथुसियाज्म, उतने टेम्परामेंट के साथ लड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक और, कि ये 3 चीज अगर आप रखोगे तो आपको ये 3 चीजें मिलेंगी। आप लिबर्टी रखो, फ्रेटर्निटी रखो, इक्वलिटी रखो, तो आपको एंथुसियाज्म मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, टेम्परामेंट मिलेगा। ठीक है, ये दुनिया की किसी भी हिस्ट्री की किताब में नहीं लिखा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ व्हाइट पेपर पे। किसी हिस्ट्री की किताब में तो आपको ये नहीं मिलेगा, किसी भी हिस्ट्री की किताब में ये पॉइंट। इसलिए आपको बताना, लर्न हिस्ट्री लाइक नेवर बिफोर। आज से पहले आपने कभी ऐसा हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। आज तक अपना अगर किताब के फॉर्म में मैं अगर आपको पढ़ाता हिस्ट्री तो सीधा बोल देता
ये मेरे लिए 10 मिनट का खेल था, किताब के फॉर्म में पढ़ाने बैठता तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पूरा सेशन कंप्लीट कर देता कि हमारी एजुकेशन बैकवर्ड थी, डिफेक्टिव थी, नेगलेक्ट किया गया था, सोसाइटी बटी हुई थी, ये था, पता ऐसे ही हो जाता। लेकिन आई वॉन्ट यू टू डेवलप द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो डेवलप द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो सोसाइटी की बात कर लेते हैं। सोसाइटी में हम सबसे पहले हिंदूज की बात करते हैं। तो हिंदूज में कास्ट सिस्टम सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ा फीचर, सेंट्रल फीचर बोल सकते हैं, सेंट्रल, और यही बर्बादी का फीचर भी है। अभी तक सारे हिंदू जो है कास्ट सिस्टम, कास्ट आजकल तो थोड़ा कम हो गया है, अभी हम मॉडर्न इंडिया में आ गए हैं। कास्ट सिस्टम बहुत हद तक अर्बन जगह पे कम हो गया है, लेकिन अभी भी रूरल जगह पर जाइए, गांव देहात में जाइए, पिछड़े हुए, तो वहां अभी भी थोड़ा कास्ट सिस्टम चलता है। लेकिन कास्ट सिस्टम एक कर्स है, मेरे नजर में तो ये एक कर्स है, एक श्राप है, ये कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो हिंदूज का मेन सेंट्रल फीचर था कास्ट सिस्टम, बहुत होता था उस समय। मुस्लिम जो थे इनमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, ये इक्वालिटी में बिलीव करते थे। लेकिन इनके साथ भी एक समस्या था, कास्ट सिस्टम तो नहीं था इनके साथ, लेकिन सेक्टेरियन था। सुना होगा उज़्बेक के इनमें सेक्टर होता है शायद, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन सुन्नत कुछ करके ऐसे सेक्टर बते हुए थे कि अमीर मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, मतलब अमीर गरीब का भेदभाव होता है इनमें जहां तक देखा गया है अमीर गरीब का भेदभाव होता है उस समय। ये बात किताब में लिखी है, ये अगर आप देखना चाहोगे ये बुक बिपिन चंद्र में ये बात लिखी है, ठीक है। हिंदूज में कास्ट सिस्टम था, मुस्लिम इक्वालिटी पे बिलीव करते थे, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन सेक्टरियन थे। जैसे क्या उज़्बेकानी, तुर्किस्तानी, मतलब तुर्किस अबू धाबी के अलग हो गए कैटेगरी, इनके अलग, इंडियन मुस्लिम के अलग कैटेगरी, मतलब ये सेक्टर बटे हुए थे। फिर अमीर मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, ऐसे सेक्टर बटे हुए थे। फिर एक रेशियल भी होता था, रेशियल मतलब क्या हुआ, रेशियल में थोड़ा ये रंग पे भी देखते हैं, रंग भेद। अब इसको रंग भेद कह सकते, ये हिंदू मुस्लिम दोनों का फीचर है, ये हिंदू मुस्लिम दोनों का फीचर है, रंग भेद, ठीक है। और रेशियल बोलते वक्त मतलब कि समाज, रेशियल बोल सकते हो किस वर्ग से ये है, तुर्किस्तान उज़्बेकिस्तान वो भी बोल सकते हो, और एक रंग भेद टाइप का बोल, लेकिन रंग भेद तो आप बोल सकते हो दोनों में ही है, दोनों में ही है रंग भेद, ठीक है। हिंदूज कास्ट सिस्टम थे सेंट्रल फीचर, मुस्लिम में कास्ट सिस्टम तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये भी बटे हुए थे। इन ऑल अगर मैं कहूँ तो ये दोनों ही बटे हुए थे अपने अपने जगह, ये दोनों ही अपने अपने तरीके से बटे हुए थे, डिवाइडेड थे दोनों, समझ गए, दोनों ही डिवाइडेड थे अपने अपने जगह पे, अपने अपने अलग तरीके से, कोई अच्छा कोई ऐसे नहीं था। तो वही बना, सोसाइटी बटी हुई थी। उस समय की फैमिली कैसी हुआ करती थी, अब ये फैमिली बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम दोनों मिला के बता रहा हूँ, फैमिली कैसी हुआ करती थी उस समय की फैमिली, पैट्रियार्कल मतलब कोई पुरुष ही प्रधान होगा परिवार का, एक पुरुष ही परिवार का प्रधान होगा, ये पैट्रियार्कल। और ये बहुत हद तक आज भी चल रहा है पैट्रियार्कल कि ऑलवेज अ मेल विल बी हेड ऑफ द फैमिली। ये कब तक चलेगा आगे देखिए, लेकिन इक्वलिटी आनी चाहिए। अभी तक उतनी इक्वलिटी हमारे कंट्री में आ नहीं पाई है। अभी भी आप देखेंगे किसी भी घर में जाइएगा सामान्य मिडिल क्लास फैमिली में, तो वहां आपको एक पुरुष ही दिखेगा हेड। अरे मिडिल क्लास छोड़िए, अंबानी के घर में जाइए, अंबानी के घर में जाइए, वहां पे हेड जो है मुकेश अंबानी ही मिलेगा आपको, सारे ट्रांजैक्शन। ऐसे तो मजाक में कह देते हैं कि घर की महारानी होती है, लेकिन अभी तक उनको उनका हक प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाया है। पैट्रियार्कल समाज अभी भी चल रहा है, देखते हैं आगे कब तक चलता है, इसमें सुधार लेकिन डे बाय डे हो रहा है, उनको भी हक मिल रहा है, अभी सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इक्वलिटी नहीं हो रही है। पहले क्या होता था कि होस्ट कंडीशन था, पहले वुमेन्स का जो है ना, देखिए मैंने स्पेशल मार्क करके लिखा है, वुमेन्स कंडीशन उस समय क्या था, वाज होस्ट नहीं कहूंगा, होस्ट एकदम गए से भी गुजरा कंडीशन था उस समय 18वीं शताब्दी में। उनकी कोई पहचान ही नहीं थी, कुछ थे ही नहीं, वो स्लेव, दे आर स्लेव्स, ऐसे समझ लीजिए, नौकर थे वो, ऐसे थे वो लोग उस समय। तो आज लेकिन वो स्थिति नहीं है, बहुत वुमेन्स हमारे देश की बहुत आगे तक गई हैं, और आगे जाएं हम चाहेंगे, और अच्छा डेवलप करें, हमारे देश को तरक्की की राह पर लेके जाएं, हम ही चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो मैंने आपको बोला कि वुमेन्स कंडीशन वाज होस्ट वुमेन कंडीशन था 18th सेंचुरी में, बहुत गया गुजरा हालत था। कारण क्या, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यों होस्ट था, आप बोलोगे अरे सर आप तो बोल दिए कि कंडीशन होस्ट था, बहुत गया गुजरा कंडीशन था, लेकिन कारण तो बताइए क्यों था, ऐसा क्या हो रहा था उस समय
कि महिलाओं का कंडीशन होता है, ये तो बताया नहीं आपने। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं कि नो इंडिविजुअलिटी, अपनी कोई पहचान ही नहीं थी। किसकी पहचान नहीं होती है सर? स्लेव की पहचान नहीं होती, कैदी की, गुलाम की, गुलामों की कोई पहचान नहीं होती है। और यहां इनकी कोई पहचान नहीं थी, तो ये कौन हुई उस समय? गुलाम की तरह व्यवहार हो रहा था ना इनके साथ। यहां भी एक एक्सेप्शन था, उस समय अहिल्या बाई करके आई थी एक। हर फील्ड में एक्सेप्शन होता है, अपवाद, एक्सेप्शन। अहिल्या बाई करके थी, इनका इंडिविजुअलिटी था, इनका अच्छा खासा पहचान हुआ था, और ये इसी फील्ड में काम कर रही थी रेस्ट दिलाने का। सेकंड पॉइंट, पर्दा। हमेशा पर्दे में रहिए, 2 फीट का पर्दा लगा कर रखिए। ये भी क्या था, क्यों जेंट्स क्यों नहीं रह सकता पर्दा में? कोई लड़का क्यों नहीं रहेगा? लड़की ही क्यों पर्दा में रहेगी? तो देखिए पर्दा सिस्टम, हमेशा आप चेहरा ढक के रखिए अपना, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। थर्ड थिंग, द वेरी क्रूशियल थिंग, चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज करना मतलब उसके जिंदगी का आगे का सारा रास्ता बंद करना, एजुकेशन तो मिलेगा नहीं उसको। चाइल्ड मैरिज करना मतलब उसके आगे जिंदगी का सारा रास्ता बंद कर देना। देन डाउरी सिस्टम, बहुत एक्सपेंसिव वेडिंग होती थी, एक्सपेंसिव वेडिंग, समझिए, एक्सपेंसिव वेडिंग्स, स्पेशली इन राजपूट्स। ये डाउरी सिस्टम जो है ना, सबसे ज्यादा प्रचलित था राजपूट्स में। राजपूतों में बहुत ज्यादा होता था डाउरी सिस्टम। ये डाउरी सिस्टम तो आज के डेट में भी चल रहा है, इस पे भी रोक लगनी चाहिए। नाउ कंडीशन ऑफ विडोज, विडोज की कंडीशन, विधवा। एग्जांपल सती सिस्टम, वेरी क्रूशियल सिस्टम, कि उनके बिना तो तुम्हारी पहचान ही नहीं है, तुम्हारी कोई है ही नहीं, तुम्हारा कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। सती सिस्टम, तुम रह ही नहीं सकते। सती सिस्टम आप जानते हैं कि अगर पति मर गया तो आपको भी उसकी चिता पे करना पड़ेगा, और ये सबसे ज्यादा प्रचलित राजपूतों में ही था। राजपूतों की कुछ गलत बात जो थी, वो भी मेरा फर्ज है आपको बताऊं मैं, कि राजपूत इन सब मामलों में बहुत गलत थे। एक तो दौरी सिस्टम में बहुत गलत थे, बहुत एक्सपेंसिव वेडिंग करते थे, बहुत पैसा लेते थे वो शादी करने के लिए। और एक सती सिस्टम, सती सिस्टम को राजपूतों में जौहर बोला जाता था, जौहर। ये बहुत गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए थी जौहर। और सती सिस्टम केवल राजपूतों में नहीं, और कई धर्मों में थे, अधिकांश बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा यहां हुआ करता था। ठीक है, तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि सोसाइटी वाज इन पेन एंड फ्रस्ट्रेशन इन 18th सेंचुरी। जो हमारी सोसाइटी थी वो बहुत पेन में थी और एक फ्रस्ट्रेशन में थी 18वीं सेंचुरी में। धर्म बटे हुए, जाति पे बटे हुए, सेक्टेरियन पे बटे हुए, फैमिली में पैट्रियार्कल समाज, महिलाओं की कोई छवि नहीं, एकदम बुरा से बुरा कंडीशन। तो इससे बुरा क्या होगा, इससे ज्यादा पेन क्या होगा? तो पूरा बटा हुआ था हमारा समाज उस समय, तो पूरा पेन में था। ये आप एक कंक्लूजन ये नोट कर सकते हो, ये कंक्लूजन। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, सोसाइटी को हमने क्या कहा था, बॉडी कहा था ना, बॉडी देखिए पूरी पेन में थी हमारी। अब देखिए हम बात करते हैं हमारे कल्चर की। कल्चर को मैंने क्या दर्जा दिया था, हार्ट, दिल, हमारे शरीर का दिल है ये। हमने माइंड देख लिया, हमने बॉडी देख लिया, हमने सोल देख लिया, और हमने लाइफ ब्रेथ भी देख लिया। ठीक है, राइट ब्रेथ। अब हम देखते हैं हार्ट। हार्ट क्या है, दिल। दिल धड़कना रुक जाएगा तो इंसान मर जाएगा, जिंदा बच पाएगा नहीं बच पाएगा। लेकिन दिल धड़कना कब रुकेगा, जब लाइफ ब्रेथ रुकेगा। समझ रहे हैं? तो चलिए, जैसे कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, जैसे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, वैसे मैं इसको भी 4 भाग में बांटूंगा कि आपको समझने में और एकदम आसानी हो जाए कि इसके भी 4 चैम्बर कैसे हैं। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, सबको पता है हार्ट हमारा 4 हिस्सों में बटा हुआ है, तो इसके भी हम 4 चैम्बर बोलेंगे। पेंटिंग, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर, ये 4 चैम्बर में इसको भी दिया जैसे हार्ट के होते हैं। चलिए पेंटिंग, पहले पेंटिंग देखते हैं। पहला पॉइंट, मुगल पेंटिंग वाज डिक्लाइनिंग। मुगल पेंटिंग इस 18वीं शताब्दी पे है, याद रखिएगा, मिक्स मत कीजिएगा। मुगल पेंटिंग वाज डिक्लाइनिंग, इनका डिक्लाइन हो रहा था, मुगल पेंटिंग अपनी छवि खोता जा रहा था। बट लेकिन
काबरा और राजपूताना पेंटिंग इमर्ज हो रहे थे। जो काबरा और राजपूताना पेंटिंग थे इनकी पहचान बन रही थी अपनी एक, तो ये पेंटिंग हो गए आपके। आर्किटेक्चर की बात करें तो डिपेंडेंस इन टेस्ट घट रहा था आर्किटेक्चर में। पहले जितना अच्छा यूनिक आर्किटेक्चर बनाते थे हमारे यहाँ के लोग, अब वो यूनिकनेस कहीं ना कहीं हम खो रहे थे धीरे धीरे। लेकिन बट प्रोफिशिएंसी इन टेक्निक अभी भी, लेकिन फायदा हमको हो रहा था, हमको इस टेक्निक से फायदा हो रहा था और हम प्रोफेशनल बन रहे थे इस टेक्निक में। जैसे कि इमाम बाड़ा एक मेजर एग्जांपल 18वीं शताब्दी के आर्किटेक्चर का, इमाम बाड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं म्यूजिक, प्रमोशंस, फ्लोरिशिंग कोर्ट म्यूजिक। मुगल म्यूजिक तो डिक्लाइन हो रहा था, प्रमोशन के लिए म्यूजिक करते थे, राजा का अपना प्रचार करने के लिए म्यूजिक करता था, और कोर्ट जो मुजरा उजरा समझ लीजिए, मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस, मतलब म्यूजिक एक एंटरटेनमेंट पर्पस से रह गया था, एंटरटेनमेंट के लिए जो होता था। ठीक है, नाउ लास्ट लिटरेचर। लिटरेचर को मैं कहूंगा मिरर ऑफ सोसाइटी, लास्ट चैम्बर ऑफ अवर हार्ट, द लिटरेचर द मिरर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का मिरर लिखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उल्डो लिटरेचर की। ये मोस्ट डोमिनेंट, इट वाज मोस्ट डोमिनेंट, ये सबसे डोमिनेंट लिटरेचर था, मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज इन दिस पीरियड। बोला ना, प्रोमिनेंट सबसे, और ये कनेक्टिंग लैंग्वेज था, ये कनेक्टिंग लिंक, देखा ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एंटायर इंडिया। जैसे आज के समय में हिंदी या इंग्लिश को हम कह सकते हैं एंटायर इंडिया के कनेक्टिंग। हिंदी तो साउथ के कुछ लोगों को आता भी नहीं आज के डेट में भी, लेकिन उस समय जो ये उर्दू था, ये कनेक्टिंग लिंक बन चुका था पूरे एंटायर इंडिया के लिए। ठीक है, हिंदी लिटरेचर डेवलप हो रहा था इस पीरियड में, आज के हिंदी बन गया है, डेवलपिंग फेज में था। मलयालम लिटरेचर, इसका रिवाइवल हो गया था। मलयालम लिटरेचर का रिवाइवल मतलब एक समय पे अपनी पहचान खो चुकी थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में आते आते फिर से। अब हुआ क्यों था, आप बोलोगे हुआ क्यों था, क्योंकि मुगल एम्परर का डिक्लेरेशन हो गया, तो रीजनल जितने भी चीजें उनका राइज होगा, तो रीजनल चीजों का राइज चालू हो गया। मलयालम लिटरेचर देखो या तमिल लिटरेचर देखो या सिंधी लिटरेचर देखो, इन सबका राइज चालू हो गया। प्रमोशन टू तमिल, स्प्रेडिंग, सबका राइज चालू हो गया। कोई रीजनल पावर ग्रो कर रहे, तो ये सब चीज भी ग्रो करना चालू हो गया। ठीक है, नो नो अब मैं बात कर रहा हूं एक ओवर पॉइंट की। हियर वी सी साइन ऑफ एग्जॉशन, बट इट वाज नॉट डार्क एज, या नॉट होगा, ओ होगा, नॉट डार्क एज, बिकॉज मेनी न्यू थिंग्स टेक प्लेस। दिस पीरियड वाज अ पीरियड ऑफ एनॉर्मस अचीवमेंट। अब आप बोलोगे सर आपने तो इतनी सारी बुराइयां कर दी, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि दिस पीरियड वाज द पीरियड ऑफ एनॉर्मस अचीवमेंट्स। देखिए, गुप्त साम्राज्य को हम सुनहरा काल बोलते हैं, लेकिन वो सुनहरा सबसे बेहतरीन काल नहीं था इतिहास का, सबसे बेहतरीन काल था मौर्य साम्राज्य। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे यहां देखिए, यहां हम साइंस ऑफ एग्जॉशन देखते हैं, बहुत सारी चीजें अपनी पहचान खो रही हैं, बहुत सारी गलत चीजें भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही हैं। तो एक ओवरऑल अगर हम सही गलत को तराजू में तोल के अगर मोल भाव करके अच्छी चीजें निकालें, तो इसको हम एनॉर्मस अचीवमेंट का पीरियड कह सकते हैं। ये किताबों में लिखा हुआ है कि दिस पीरियड ऑफ द एनॉर्मस अचीवमेंट। अब गुप्ता मौर्य में नहीं चले जाइए आप लोग, उसको हम अलग से देखेंगे। अब यहां रहिए, कहीं मत जाइए। ठीक है, नाउ रिलीजन देखिए। रिलीजन सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं था। फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, उस समय बहुत फ्रेंडली रिलेशन हुआ करते थे। और द फीचर ऑफ द मोस्ट हेल्दी फीचर, सबसे हेल्दी फीचर था उसमें, हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे। अब भारत की आजादी की लड़ाई होनी थी आगे चल करके, तो आपको अच्छा रिलेशन बना के रखना है। पता नहीं बस आजादी के समय आने के बाद कुछ चुनिंदी लोगों ने चिंगारी फूक दी और इनको भड़का दिया, नहीं तो ये बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन में रहा करते थे। उस समय एक चीज बहुत फेमस थी, गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम का सहयोगता का रिलेशनशिप को लेकर के फ्रेंडली को, ये चीज फेमस थी, गंगा जमुना तहजीब, स्ट्रांगली गेटिंग स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ बनता था, गंगा जमुना तहजीब। ठीक है, और बिगेस्ट वीकनेस बोले तो क्या थी कि साइंस। अगर इस फील्ड का मैं सबसे बड़ा वीकनेस बोलूं, इस पूरे 18वीं शताब्दी का वीकनेस क्या था, साइंस और वेस्टर्न डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट करना। और ये बहुत कॉस्टली प्रूव हुआ इंडिया को जाकर के, इंडिया को बहुत ही कॉस्टली प्रूव हुआ, ये बहुत क्रूशियल। 200 सालों का ब्रिटिश राज इंडिया को झेलना पड़ा। ठीक है, चलिए ओवरऑल देखते हैं, हो गया है अभी। एक ओवरऑल देख लेते हैं कि 18वीं शताब्दी का भारत था कैसे। इकोनॉमी के एक्सेप्ट में सोल जो है हमारा है
इंडिया वाज द सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ये समरी आपको बता रहा हूँ। इंडिया इंस्पेक्ट जितने भी कुछ हो रहे थे उन सब के बाद भी इंडिया जो है गोल्ड और सिल्वर का सिंक बन गया था। सोसाइटी की बात करें तो वीक था, पैरालाइज था, हाफ पार्ट जो है सोसाइटी का वाज इन कंप्लीट पेन एंड फ्रस्ट्रेशन, दैट इज वुमेन। हाफ पार्ट कौन है हमारी सोसाइटी की? वुमेन, जो कि कंप्लीट पेन और फ्रस्ट्रेशन में थी। फिर एजुकेशन की बात करते हैं, लाइफ ब्रेथ वाज फॉलिंग शॉर्ट, मतलब सांस आ रही थी पर आधी सांस आ रही थी, धीरे धीरे आ रही थी, क्योंकि नेग्लेक्ट तो नहीं किया था हमने इसको, बट होली डिफेक्टिव, ये पूरी डिफेक्टिव थी, मतलब आधी सांस आ रही थी। कल्चर की बात कर लें, शोइंग साइंस ऑफ एग्जॉशन बट नॉट अ डार्क एज, कल्चर हमारा खोता जा रहा था कहीं पे, लेकिन हम इसको डार्क एज नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारी नई चीजें भी आ रही थी, बहुत सारे नए अचीवमेंट्स भी हो रहे थे। और पॉलिटी डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन में था, सेंट्रल पावर डिक्लाइन हो गया, विदेशी आक्रमणकारी आ गए, तुर्किस्तानी आ गए, फिर ब्रिटिश पावर राइज हो रहा है, फिर कहीं सेंट्रल पावर है नहीं, रीजनल पावर आपस में लड़ रहे, तो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और अगर मैं टोटल कंक्लूजन निकालूं, ये मेरा कंक्लूजन है, इट इज माय कंक्लूजन टू ऑल ऑफ यू, कि 18वीं शताब्दी का इंडिया was India of confusion, India of suffering, India of pain, India of ignorance। मतलब 18वीं शताब्दी का भारत कंफ्यूज भारत था, मुसीबतें झेलता हुआ भारत था, दर्द में था उस समय का भारत, और लापरवाह भारत था हमारा उस समय का, बहुत लापरवाह भारत था। बट प्रीशियसली इकोनॉमी वाज गुड, अगर लेकिन इन सब के बावजूद हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी गुड थी, क्योंकि इंडिया वाज सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये सबसे मेजर पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का, अगर मैं अपना सारांश निकालूं तो। और ये सारे इवेंट्स जो हैं मेड ग्राउंड फॉर द यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ये यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के लिए जमीन तैयार कर दिए, ग्राउंड तैयार कर दिए। भाई आके राज कीजिए हम पे, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये उसका हेडिंग होगा, नोट कर लीजिए, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट वीडियो का हेडिंग यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया हम अब स्टार्ट करेंगे। हमने अब 18वीं शताब्दी को कंप्लीट कर लिया, अब हम यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट को स्टार्ट करेंगे। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट भी 18वीं शताब्दी में ही हुआ था, लेकिन एज अ होल हमने 18वीं शताब्दी को पहले देख लिया। अब डिटेल में घुसेंगे कि यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ, 1 by 1 बंगाल कैसे जीते, मद्रास कैसे जीते, एक को हम डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका। बस आप सही बिंदी, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोत्साहन मिलता है हमें, इससे हमें जोश मिलता है करने का। तो बस ऐसे शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।